हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब ने पीछे जितने भी मैंने वीडियो डाली हैं वो देख ली होंगे और अच्छे से अपने नोट्स बना लिए होंगे। तो आज हम आए हैं एक नए और टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है देवनागरी लिपि। उसमें जो जो सुधार और संशोधन हुए हैं उन पर आज हम बातचीत करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है देवनागरी लिपि सुधार और संशोधन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एचटेट एचटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से, चाहे वो HSC स्क्रीनिंग हो, चाहे HPSC स्क्रीनिंग हो, चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो एचटेट वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, चाहे यूपी टेट हो, चाहे किसी भी प्रकार का टेट हो, CUET हो, सभी के लिए जो टॉपिक है आज का हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ध्यान से देखते जाना। हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। जो आप ये पढ़ते हो ना, क ख ग ए आ, जो भी जितने भी हमारे वर्ण हैं ये सब हमारे देवनागरी के अंदर आते हैं। तो भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं आप सबको पता है? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो लिपि क्या कहलाती है? लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं हम? लिपि कहते हैं। जैसे मैं अब ये शब्द बोल रही हूँ, इन शब्दों को जब हम लिखित रूप देंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा लिपि कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा लिपि कहलाएगा। तो आज हम हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, इसके अंदर समय समय पर कौन कौन से सुधार हुए हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, इन पर हम बातचीत करेंगे। तो आइए मेरे साथ। देवनागरी लिपि में सुधार और संशोधन के जो प्रयास समय समय पर किए गए हैं उन्हें ही देवनागरी का विकास कहते हैं। जो भी सुधार बीच बीच में देवनागरी लिपि पर किए गए उन्हें ही देवनागरी का क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इस संबंध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय है। अब जो नेट के स्टूडेंट है जो नेट के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेट स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ, उनके क्रम से लगाने बहुत आते हैं। कर्म से लगाना कि सबसे पहले कौन सा प्रयास हुआ, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि में कौन सा सुधार का लिए प्रयास हुआ, फिर उसके बाद किसने किया, इस तरह से पूछ लेते हैं। और एक ये भी पूछते हैं कि कौन सी इनकी कई प्रकार के जो सम्मेलन होते हैं देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए, अनेक प्रकार के सम्मेलन हुए, कौन कौन से सम्मेलन हुए, कब कब हुए, ये सारी बातें हम बताएंगे। और कौन से सम्मेलन में क्या सुधार हुआ, ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो आप इनको क्रम से ध्यान से देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम बम्बई राज्य के महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति गठित की। सर्वप्रथम सबसे पहले जो देवनागरी लिपि के अंदर सुधार करने की कोशिश की वो कौन था? बम्बई राज्य के महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। जो सबसे पहले देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए जो समिति का गठन किया गया वो किसने किया? गोविंद रानाडे ने। किसने किया? गोविंद रानाडे ने। महादेव गोविंद रानाडे ने। ये कहाँ के थे? मुंबई के थे। उसके बाद नंबर 2 पर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में लिपि सुधार की योजना बनाई गई। पहले कहाँ पर किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति गठित की। नंबर 2 पर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में लिपि सुधार की योजनाएं बनाई। और उसके बाद है 20वीं सदी के प्रारंभ में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसने देवनागरी लिपि में सुधार करने की कोशिश की? नंबर 1 लोकमान्य तिलक, गोविंद रानाडे, और तीसरा महात्मा गांधी, या किसी और का नाम दे दें और एक ऑप्शन कोई और दे देंगे तो वहाँ से भी आपको इस तरीके से छांटने के लिए मिल सकता है। तो 20वीं सदी में लोकमान्य तिलक जी ने भी देवनागरी लिपि में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। किसमें? उनका जो एक पत्र था केसरी पत्र का संपादन कौन करते थे? लोकमान्य तिलक। और इन्होंने लिपि सुधार की इसमें चर्चा की। नंबर 3 पर, पहले पर गोविंद रानाडे, दूसरे पर किसने की थी? महाराष्ट्र समिति
जो ये थे पुणे वाली, और नंबर 3 पर कौन था, लोकमान्य तिलक, और नंबर 4 पर कौन आता है, तदुपरांत वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव ने लिपि में सुधार एवं संशोधन के प्रयास किए। तो ये सभी लोग थे जो हमारे देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए इन्होंने एकजुट होकर कार्य किया। वीर सावरकर का नाम ये आपको याद रखना है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और काका कालेलकर। काका कालेलकर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आचार्य नरेंद्र देव से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको इनका आगे वर्णन करूंगी। काका कालेलकर ने क्या कहा था, ये इम्पोर्टेंट है। काका कालेलकर ने ए की भाराखड़ी का सुझाव देकर स्वर ध्वनियों की संख्या कम कर दी। आपको पता है स्वर कहाँ से कहाँ तक है, हमारे हिंदी में 11 स्वर हैं। वैसे परंपरागत रूप से हम 13 स्वर मानते हैं, 13 स्वर मानते हैं। 11 स्वर की अगर बात करूँ तो ऐसे लेकर औ तक आ जाते हैं। ये हमारे 11 स्वर होते हैं, ऐसे लेकर औ तक, ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। और जब 13 स्वर में हम अंग और ए को मिला देते हैं, अंग और एह इन दोनों को मिला देते हैं, तो हमारे स्वर कितने हो जाते हैं, 13। परंपरागत रूप से हम कितने स्वर मानते हैं, 13। वैसे हिंदी में कितने स्वर हैं, 11। आपको याद रखना है 13 कब बनते हैं, जब दो ये मिला देते हैं, अंग और ए। इनको वैसे हम क्या नाम देते हैं, अयोगवा। किसका नाम देते हैं हम, अंग और ए को, अंग और ए जो है एह है से इसका उच्चारण करते हैं, और ये अंग है हमारा जिसका अनुस्वार लगता है, ठीक है। और इसे ये जो है इसे अनुनासिक बोलते हैं, और ये जो है हमारा अनुस्वार कहलाता है, और ये जो है हमारा चांद बिंदु कहलाता है। इस तरीके से जो लगाते हैं ये चांद बिंदु होता है, और यहाँ ए लिखकर जैसे इसके ऊपर ये अनुस्वार लगा दिए, इसे अनुस्वार बोलते हैं। और जब दो डॉट लगाते हैं तो इन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब अंग और ए को अगर अलग कर देते हैं तो हमारे स्वरों की संख्या रह जाती है 11, और इन्हें हम नाम देते हैं अयोग वाह का, अयोग वाह का, अयोग वाह कहते हैं। तो हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन नेट तक के एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोग वाह की संख्या कितनी है, 2। मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो काका कालेलकर ने क्या कहा कि ए की बारखड़ी का सुझाव दिया। अब ए की बारखड़ी क्या थी देखना, ए के ऊपर हम सारी मात्राएं लगा देते हैं। ए की तो अपने आप में साउंड होती है, हर व्यंजन के अंदर ध्वनि होती है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती। मात्राएं हमारी आ से शुरू होती हैं, फिर ये छोटी ई, बड़ी ई, उ और ये ए आई ओ औ। ये बारखड़ी का, ए की बारखड़ी का सुझाव किसने दिया था, काका कालेलकर ने। तो आपको याद रखना है ए की बारखड़ी का सुझाव किसने दिया, किसने दिया, काका कालेलकर ने। कैसे याद रखोगे, ऐसे लेकर हम लिखते हैं ना, कै ख ग गैडे लिखो, तो ऐसे याद रखना, काका कालेलकर कै, ऐसे कै, ऐसे याद रखना। तो ए की बारखड़ी का सुझाव किसने दिया था, काका कालेलकर ने। तो ये था हमारा, और आगे है, अब तक हम 4 सुझाव पढ़ चुके हैं। पहले नंबर पर गोविंद रानाडे, दूसरे पर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, तीसरे नंबर पर लोकमान्य तिलक, उन्हें पत्र कौन सा था, केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की। फिर वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव ने लिपि में सुधार एवं संशोधन किया। तो काका कालेलकर का हमने अभी पढ़ा, ए की बारखड़ी का सुझाव दिया था। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पीजीटी टीजीटी एस्टेट में यहाँ से नेट में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों मैं जो आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किसी ऐसे टीचर से पढ़िए जो इस अनुभव से गुजरा हुआ है। ये नहीं कि जो मन में आया आप जहाँ भी टॉपिक देख लिया और पढ़ लिया, चाहे वो हिंदी को ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप क्रम से आपको बताती रहती हूँ, और साथ साथ ये भी बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है और कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। मैं यहाँ पर वही टॉपिक आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट
बनते ही बनते हैं। अनाप शनाप मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 पर देवनागरी लिपि में किसने सुधार करने की कोशिश की? नाम आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। और साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताती जाती हूँ, तो आपके लिए समझना और याद करना आसान हो जाता है। डॉक्टर काका ए की बारखड़ी का सुझाव किसने दिया था? ऐसे कै कैसे काका कालेलकर। आपको याद हो जाएगा, ए की बारखड़ी का सुझाव दिया था। ए के ऊपर सारी मात्रा लगा देंगे हम, आ से लेकर आउ तक की। तो ये बारखड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने। आपको याद रहेगा। अब श्याम सुंदर जी की बात कर लेते हैं। ये एक बार एस्टेट में क्वेश्चन पूछा था, पीजीटी में था या टीजीटी में, जरूर पूछा जाता है। टीजीटी और पीजीटी एस्टेट के लिए कोई अलग से, एच टेट के लिए जो है, पीजीटी एस्टेट के लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है, सेम ही सिलेबस है। जब एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपकी हर जगह पे आपको दोबारा किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं आपको, ये मेरा अनुभव और मैं अपनी ही बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास जी का क्या सुझाव था कि पंचम वर्ण कौन से होते हैं? जो हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और फिर आता है हमारा पवर्ग। तो कै ख ग घ ढ, इसमें ये अड़े आता है। च छ ज झ ये, ट ठ ड ढ ण, ट थ द ध न, और प फ ब भ मैं। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण। इन्हें क्या कहते हैं हम? पंचम वर्ण। तो देखना, श्याम सुंदर दास का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अब ये क्या है हमारा? अनुस्वार। मैंने बताया आपको कि पंचम वर्ण की जगह पर अनुस्वार के प्रयोग किया जाए। ये सुझाव किसने दिया था? श्याम सुंदर दास जी ने। बच्चों, मैंने अभी हिंदी ग्रामर की वीडियो नहीं डाली हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण की एक दो जो वीडियो डाल रखी हैं। आप खुद स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे, मेरी वो जो वीडियो उठाओगे शब्दावली की, तो आपको लगेगा कि हूबहू यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मुझे स्टेट की एक एक रग का पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। आप विश्वास करते जाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, ताकि मैं सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं, मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, ज़्यादा तो कहना मुझे नहीं आता है औरों की तरह कि ये कहना वो कहना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर, अगर मैं इसके काबिल हूँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पंचम वर्ण का सुझाव किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने। किस तरीके से याद रखोगे? श्याम सुंदर, सुंदर को हम ऐसे भी लिखते हैं। सुंदर में क्या आता है? ये वहीं पर एग्जाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये किसने दिया था। सुंदर में अंग की अनुस्वार आता है, ये अनुस्वार आता है, अंग की मात्रा लगती है। तो श्याम सुंदर दास जी ने भी ये कहा था कि पंचम वर्ण की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। जैसे ये पंच लिख रखा है, च छ ज झ ये आ रहा है, तो इस ये को, ये पंचम वर्ण है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कंबल है, आधा मैं है, मैं किस में आता है? पांचवा वर्ण है, तो इसकी जगह ये अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही हिंदी में देखिए, न की जगह पर ये बिंदी लगा दी। ठीक है, पंचम वर्ण की जगह किसका प्रयोग किया? हर जगह पर किसका प्रयोग किया? ये देखिए, कंठ में ट ठ ड ढ अण, अण की जगह पर अंक का प्रयोग कर दिया। गंगा में देखिए, तो ये पंचम वर्ण का सुझाव किसने दिया था? श्याम सुंदर दास जी ने। ए की बारखड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने। और अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाएं। आपको पता है, जो हमारी वर्णमाला है, जो हमारी वर्णमाला है, कैसे लेकर ऐसे लेकर गे तक जो हमारी वर्णमाला है, उसमें कुछ अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं और कुछ महाप्राण ध्वनियाँ हैं। मतलब जिनको बोलते वक्त श्वास जो है कम मात्रा में निकलता है, और किसी को बोलने में जो हमारे स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है वो महाप्राण कहलाती हैं। ठीक है, तो ये किसने महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाएं? श्रीनिवास जी ने क्या सुझाव दिया कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाएं और उनके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर काम चलाया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
पुराने अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया था और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि श्रीनिवास जी ने कौन सा सुझाव दिया था। तो श्रीनिवास जी ने, आप याद कैसे रखोगे, देखना, महाप्राण। महाप्राण दोनों जगह पर आ का डंडा आ रहा है और निवास जी के नाम में भी आ का ये डंडा है। तो मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, तो आप भी ऐसे ही याद रख लेना कि महाप्राण ध्वनियों को निकालकर कौन सी ध्वनियों का प्रयोग किया जाए, अल्पप्राण ध्वनियों का। आपको पता है ये क है, ये ख, ये ग और ये घ और ये अड़, इस तरह से 5 हैं। फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो ये जो 5 वर्ण हैं, अल्पप्राण कौन सी होती हैं, 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 ये क्या कहलाती हैं, हमारी अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इन्हों, और जो 2 और 4 बच गई वो आपकी महाप्राण है। बोल के देख लेना आप, ठीक है। तो अल्पप्राण ध्वनियों का सुझाव किसने दिया था, श्रीनिवास जी ने। 1, 3, 5 हमारी अल्पप्राण होती हैं। हिंदी व्याकरण के लिए आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार हो गया है। आगे बात कर लेते हैं हम 5 अक्टूबर 1941 को। 5 अक्टूबर 1941 को यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने 5 अक्टूबर 1941 को एक सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ, प्रयाग में हुआ। इसने भी लिपि सुधार समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम से लगाने, छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने तथा प्र को पर, श्र को शर रूप में लिखने का सुझाव दिया। अब क्या कहा, ई की मात्रा को व्यंजन के आगे। अब आपको पता है कै और छोटी ई की मात्रा हम किधर लगाएंगे, इधर, व्यंजन के आगे छोटी ई की मात्रा। अब एक और आपको बताती हूँ, जैसे हम क्या लिखते हैं, कोई अक्षर लेते हैं हम नास्तिक, जैसे ना से तिक, वैसे तो ये ऐसे लिखा जाना था, ऐसे लिखा जाना था। फिर से बताती हूँ, नास्तिक, नास्तिक, तय के ऊपर ई की मात्रा लगी है, तय के ऊपर ई की मात्रा लगी है, लेकिन ये मात्रा यहाँ न लगकर कहाँ लगेगी, ये मात्रा छोटी ई की मात्रा इधर लगेगी व्यंजन से पहले। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने यही दिया था 5 अक्टूबर 1941 को। ये कोई मैंने आज तक पेपर में देखा नहीं है, वैसे आप पढ़ लेना, नेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि में सुधार के लिए जो समिति का गठन किया गया वो कब किया गया, 1947 में। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1947 में कौन सी समिति का गठन किया गया देवनागरी में सुधार करने के लिए, तो ये थी नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। दोनों तरीके से आपके से क्वेश्चन बन सकता है। तो नरेंद्र देव ने क्या कहा था कि ए की बारखड़ी भ्रामक है, ए की बारखड़ी भ्रामक है। देखो काका कालेलकर ने जो सुझाव दिया था, ए की बारखड़ी का सुझाव दिया था, उसको नरेंद्र देव की जो अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ तो इन्होंने ए की बारखड़ी को भ्रामक बता दिया कि वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी समिति में अभी हमने पढ़ा था कि छोटी ई की मात्रा को व्यंजन से पहले लगाया जाए। तो इसने क्या कहा, मात्रा यथास्थान रहे किंतु उन्हें थोड़ा दाहिने ओर लिखा जाए, दाहिने मतलब राइट साइड की तरफ। अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य से काम चलाया जाए, इन्होंने ये बात मान ली। अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र किससे, शून्य से काम चलाया जाए। तो ये किसने कही थी ये सारी बातें, नरेंद्र देव की जो अध्यक्षता में जिस समिति का गठन हुआ था ये। और क्या कहा था, द्विविध लिखे जाने वाले अक्षरों में से निम्न को स्वीकार किया गया। तो ये अक्षर है, ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं। संयुक्त वर्णों अक्षत्रिय त्रिशूल ज्ञानी को वर्णमाला में स्थान दिया गया, ये तीनों हमारी वर्णमाला के वर्ण हैं। इन सुझावों को थोड़े हेरफेर से क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो आचार्य नरेंद्र देव की जो अध्यक्षता में जिस समिति का गठन हुआ सन 1947 में, इसमें जो भी सुझाव थे ये सारे बताए गए, इन सबको क्या कर लिया गया, थोड़े बहुत हेरफेर के साथ इनको मान्यता दे दी गई। अब बात कर लेते हैं सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए। ये बात पहले भी आ चुकी थी। और ख, ध, भ, छ को क्रम से इस रूप में लिखा जाए, तो ये मुझे ऐसे ही लग रहे हैं, इसमें सेम टू सेम है।
कोई खास फर्क नहीं है। और लिपि सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रयास होते रहे हैं और ये प्रक्रिया अभी तक चल रही है। देवनागरी लिपि ने अंग्रेजी की आ ध्वनि आ, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉ डा, डॉक्टर डॉक्टर, ये आ वाली ध्वनि, ये वाली, इसके ऊपर बिंदु नहीं, केवल ये वाली, केवल ये वाले आ ध्वनि को अंगीकार कर लिया है तथा फारसी की क, ज, ख, ग, ज, फ ये ध्वनियाँ भी यहाँ आ गई, मतलब जिनके नीचे जो डॉट लगे हुए अक्षर होते हैं। अब देखना तब आपको शब्दों को पहचानने में आसानी रहेगी कि जिन अक्षरों के पीछे डॉट लगे हुए हैं ये फारसी भाषा के हैं, फारसी भाषा के होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और शायद इसमें नहीं है, तो ये सब हैं। और आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और समय समय पर अपनी वीडियो जो भी आपके पास आती रही हैं उन्हें देखते रहना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊँ दिन में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और टॉपिक का नाम था देवनागरी लिपि सुधार और संसाधन। संशोधन हमने अभी यही है जो किए गए हैं, सुधार और संशोधन। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे अपनी भाषा की अभी। तो आप देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।